सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 जो हमारा वर्ण विचार है उसके आगे वाले भाग को करेंगे। इस वीडियो में हम अपने वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपकी वर्णमाला और जो आपके विशेष बातें हैं उनको पहले ही समझा चुकी हूँ। आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी आप अपने वर्ण विचार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें आपके उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है। जो आपके वर्ण है वह आपके मुख से ध्वनि के रूप में निकलते हैं। जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं वह मुख के अंदर से किसी न किसी भाग को छूती है या आपका उच्चारण उसका किस प्रकार होता है यह आप अपनी आज की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने आपके जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उसको समझाने के लिए एक तालिका बनाई हुई है। आप इसको एक बार समझ लीजिए। अ, क, ख, ग, घ, य, ह और आपके जो विसर्ग होते हैं वह आपके कंठ से उच्चरित होते हैं और कंठ से उच्चरित होने के कारण वह आपके कंठीय कहलाते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और आपका श जो है वह आपके तालु से उच्चरित होते हैं। तालु से उच्चरित होने के कारण वह आपके तालव्य कहलाते हैं। रि, ट, ठ, ड, ढ, न, र और न यह जो आपके वर्ण है यह आपके मूर्धा यानी कि मूर्धा से उच्चरित होते हैं। मूर्धा से उच्चरित होने के कारण आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। ल, स, त, थ, द, ध और न आपके दंतीय दंत से उच्चरित होते हैं। दंतीय में आपकी जीभ आपके ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करती है तो ये आपके दंतीय कहलाते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म जो आपके वर्ण है यह आपके ओष्ठ दोनों ही होठों की सहायता से बोले जाते हैं तो आपके यह ओष्ठीय कहलाते हैं। वा और फा आपके दंत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं इसलिए इनको दंत्योष्ठीय कहते हैं। ए और ऐ जो है आपके कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं, यह आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। ओ और औ आपके कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं इसलिए इनको कंठ ओष्ठीय कहते हैं। अंग, य, न और आपका जो मा है वह आपके नासिका जो आपकी नाक है उसकी सहायता से उच्चरित होते हैं इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहते हैं। आप अपनी वीडियो को रोककर इस तालिका को अलग से भी लिखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपने जो ये अभी अपनी तालिका देखी है यह आपके वर्णों के उच्चारण स्थान थे। इसमें आपके स्वर और व्यंजन सभी मिले हुए थे, लेकिन जो आप अपने वीडियो में इस वाले भाग में देखेंगे वह आपके उच्चारण का जो आधार है वह आपके व्यंजन भेद के आधार पर है। इसमें आपके व्यंजनों को बताया जाएगा कि वह उच्चारण के आधार पर किस प्रकार भिन्न है। यह आपके 2 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें आपकी श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है अल्पप्राण में और महाप्राण में। अल्पप्राण व्यंजन इसमें आपके व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो आपकी श्वास वायु है वह बहुत कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। आपके उच्चारण के रूप में जो आपके अल्पप्राण और महाप्राण में इन्होंने व्यंजनों को बांटा है उसमें आपके अल्पप्राण में बताया है कि जो आपकी श्वास वायु है वह बहुत कम मात्रा में आपके मुख से बाहर निकलती है। इसमें आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका अल्पप्राण कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने आपके हर वर्ग के पहला, तीसरा और जो आपका 5वां वर्ण है वह लिखा हुआ है और जो आपके या, राला व जो आपके अंतस्थ व्यंजन है वह आपके अल्पप्राण में ही आते हैं। अब आप अपने महाप्राण को समझ लीजिए। जैसे आपका अल्पप्राण में श्वास वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है तो यह आपका अल्पप्राण से विपरीत आपका महाप्राण व्यंजन है। इसमें आपकी जो श्वास वायु है वह अधिक मात्रा में निकलती है और इनमें अधिक समय लगता है। महाप्राण व्यंजन में आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है और जो आपके श, श, स और ह उष्म व्यंजन है वह भी आपके महाप्राण में ही आते हैं। वर्ण विच्छेद को समझ लीजिए। जब आप शब्दों में से अपने वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपकी जो आप लिखते हैं उसमें अशुद्धियों से बचने के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। वर्ण विच्छेद में जो आपके शब्द होते हैं उनमें आपके कौन सा व्यंजन और कौन सा स्वर उसमें मिला हुआ है उसको जब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आपका वर्ण विच्छेद बन जाएगा। इसमें आपका एक नियम है, जब भी आप अपने व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो आपके व्यंजन हलंतीय हो जाएंगे। यहाँ पर आपका वर्ण विच्छेद उन्होंने करके कुछ शब्दों का दिखाया है। आप अपने 1 या 2 शब्दों को देख लीजिए। जैसे आपका कमरा, कमरे में आपका का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस रा प्लस आ।
यहाँ पर आपका शब्द जो आपका वर्ण विच्छेद में है वह आपका कमरा है। इसमें आप देखेंगे जब भी आप अपने व्यंजन से स्वर को अलग कर रहे हैं तो आपके व्यंजन हलंतीय हो रहे हैं। ऐसा ही आपका व्यक्ति है, वा प्लस या प्लस आ प्लस का प्लस ता प्लस ई। यहाँ पर आपके जो आधे व्यंजन है वह आपके स्वर से रहित है, तो उनके बाद कोई भी स्वर इन्होंने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। आप अपने वर्ण विच्छेद में इन बातों का ध्यान रखेंगे, शेष को आप स्वयं ही देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, तो आप अपनी इस पाठ के अभ्यास कार्य से किसी भी पुस्तक के अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। आपकी शब्दों में केवल भिन्नता हो सकती है, लेकिन भाव आपके यही रहेंगे। जैसे आपका प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर आपके प्रश्न में भिन्नता हो सकती है कि वर्ण की परिभाषा लिखिए और उनका उदाहरण लिखिए। तो आप अपने प्रश्न को केवल समझ लीजिए, समझने के बाद जो आपका उत्तर होगा वह आपका इसी रूप में होगा। आपके केवल शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, भाव लेकिन आपका यही रहेगा। यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं उसको आप समझ लीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा भाषिक ध्वनियों का लिखित रूप है। उदाहरण जो उन्होंने देने के लिए कहा है वह आपके है अ, आ, क, ख आदि। यह आपके वर्णों के उदाहरण है। स्वर और व्यंजन में आपका क्या अंतर है, यह आप अपने पाठ को पढ़कर जान चुके हैं। तो आप इसके उत्तर को देख लीजिए। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो आपके व्यंजन है वह उच्चारण के लिए स्वर पर निर्भर रहते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यह आपके स्वर और व्यंजन को इन्होंने अंतर के रूप में बताया है। व्यंजन के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। व्यंजन के बारे में आप जानते हैं कि व्यंजन आपके 3 प्रकार के कहे गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर आपका प्रश्न है अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है। तो आप अपने पाठ में अनुनासिक और अनुस्वार को जानते ही हैं, तो आप अपने पाठ के अनुसार भी इस अंतर को बता सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपका यहाँ पर अंतर लिखा है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। अनुनासिक की स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, अनुस्वार की है। अनुनासिक के उच्चारण में मुख और नाक दोनों से सांस निकलती है, जबकि अनुस्वार में केवल नाक से ही सांस निकलती है। अनुनासिक ध्वनि धीमी होती है, जबकि अनुस्वार की जो आपकी ध्वनि होती है वह तीव्र होती है। यहाँ पर जो मैंने आपके 2 उदाहरण इन्होंने बताए हैं वह भी मैंने लिखे हुए हैं। जैसे आपका दंत, दंत की जो आपकी ध्वनि है वह आपकी अनुस्वार की है, और जो आपकी दांत, जो आपका दांत वाली ध्वनि है वह आपकी अनुनासिक है। आप अपने इस उत्तर से अपने अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर बता सकते हैं। यहाँ पर आपका अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों को उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए कहा है। आपने अपनी इसी वीडियो में देखा है कि जो आपके अल्पप्राण है उसमें आपकी श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, और प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वह आपका अल्पप्राण है। इसके अलग जो आपका अंतस्थ वर्ण है वह भी आपके अल्पप्राण है। महाप्राण में आपकी श्वास वायु अधिक निकलती है, इसमें आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण है। इनसे अलग जो आपके ऊष्म व्यंजन है वह भी आपके महाप्राण है। आप अपने पाठ को अच्छी तरह से समझने के बाद अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद बताए गए हैं, वह आपके हैं स्वर और व्यंजन। का से माँ तक के जो आपके व्यंजन होते हैं वह सभी आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उस व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, वह आपकी श, स और ह। दीर्घ स्वर की संख्या आपकी 7 होती है। यह आप अपने पाठ से जान ही चुके हैं। इस वाले प्रश्न में एक बॉक्स में इन्होंने सभी आपके वर्ण लिखे हुए हैं, उनमें से आपको अल्पप्राण और महाप्राण को अपने इन दोनों बॉक्स में छांट कर लिखना है। इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने अल्पप्राण और महाप्राण को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। वैसे ये कार्य मैंने पहले ही किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। आपके अल्पप्राण में जो आपके वर्ण आते हैं वह प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होगा, और आपके जो अंतस्थ व्यंजन है वह भी आपके अल्पप्राण में ही आएंगे। महाप्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका वर्ण है वह आएगा, और आपके जो ऊष्म व्यंजन है वह भी आपके महाप्राण में ही आएंगे। इस वाले प्रश्न में जो आपके व्यंजनों में स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन दिए हुए हैं उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। यह जो आपकी एक तालिका इन्होंने बनाई हुई है, इससे आपको अपने शब्दों को छांटकर यहाँ पर लिखना है। इसमें जैसे आपका हा आपका ऊष्म व्यंजन है तो आप अपने ऊष्म वाले स्थान पर लिख देंगे, या आपका अंतस्थ है तो आप अपने अंतस्थ वाले स्थान पर रख देंगे, और जो आपका ठा पा आपके वर्ण है वह आप अपने स्पर्श वाले व्यंजन में रख देंगे, ठा और पा के रूप में। उसके बाद आपका ला आपका अंतस्थ में है, सा
सा आपका उसमें है, क ख म च त न, यहाँ तक जो आपके व्यंजन है यह सभी आपके स्पर्श व्यंजन है, तो आप इनको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका शा जो है आपका उस व्यंजन है। यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए आ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो आ है वह आपका स्वर है, वह आपका व्यंजन नहीं है, तो आप इसको कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। जो आपका ठा व्यंजन है उसको आप स्पर्श में लिख देंगे। जो आपका र व्यंजन है वह आप अपने अंतस्थ में लिख देंगे। तो आप इस प्रकार इसको भी अपने आप बनाकर कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो देखकर आप अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद आप अपने इस वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसमें आपको जो आपकी वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है, जो आपका वाक्य गलत है उसके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर दिया है इन्होंने, व्यंजन बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, तो ये वाक्य आपका गलत है, क्योंकि व्यंजन आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो आप इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। विसर्ग का उच्चारण हा की ध्वनि के समान होता है, तो यह वाक्य आपका सही है, तो आप अपने सही का निशान लगा देंगे। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु मुख नाक और दोनों स्थान से एक साथ निकलती है तो वह आपका अनुस्वार कहलाता है। यह आपका वाक्य गलत है, वह आपका अनुस्वार नहीं अनुनासिक कहलाता है, तो आप इसके सामने क्रॉस का निशान कर देंगे। त द ह आपका महाप्राण है, यह वाक्य आपका गलत है। इसमें आपका जो ता और द है वह आपके अल्पप्राण है, लेकिन आपका जो हा है वह आपका महाप्राण है, लेकिन वाक्य पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो आप इसके सामने गलत का निशान कर देंगे। स्पर्श व्यंजन केवल 25 है, यह आपका वाक्य सही है, तो आप अपने सही का निशान लगा देंगे। वर्ण विच्छेद के बारे में आप पहले से ही जानते हैं और आप अपने इस पाठ में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो आपके ये शब्द दिए हैं इसका आप वर्ण विच्छेद कर दीजिए। जैसे आपका निश्चित है, निश्चित में आपका ना प्लस ई प्लस सा प्लस च प्लस ई प्लस ता प्लस आ, आप इनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार कर देंगे। जो आपके व्यंजन होंगे वह आपके हलंती हो जाएंगे, उनसे आपका स्वर अलग रूप से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका है श्रृंगार, श्रृंगार में आपका संयुक्त व्यंजन आया हुआ है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं उसके अनुसार ही आप अपने व्यंजनों का प्रयोग करेंगे। इसमें आपका है शा प्लस री प्लस ना प्लस गा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। स्तुति आपका है सा प्लस ता प्लस उ प्लस ता प्लस ई। धर्मात्मा, धर्मात्मा का वर्ण विच्छेद देख लीजिए, धा प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ प्लस ता प्लस मा प्लस आ, तो आपका धर्मात्मा इस रूप में मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे रा और ता के बाद आपका कोई भी स्वर नहीं आया है, क्योंकि आपके शब्द में भी वह आधे रूप में ही है। कर्तव्य का देख लीजिए, का प्लस आ प्लस रा प्लस ता प्लस आ प्लस वा प्लस या प्लस आ, तो आपका कर्तव्य शब्द भी इसी प्रकार बना है। यहाँ पर आपका ता दो रूप में आया है, तो आप अपने इसका बात का भी ध्यान रखेंगे। जो आपके व्यंजन शब्द में आधे रूप में है तो आप उसके बाद किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका वर्ण विचार वाला पाठ समाप्त हो जाता है। आपकी अगली वीडियो में हम अपनी वर्तनी विचार वाले पाठ को करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।